लो अब इससे सॉल्व करें। पहले भी दोनों एग्जांपल में कहा है अगर n की वैल्यू 0 है, दैट इज tm ऑफ 0, तो इसका मतलब है ये तो सॉल्व हो गया ना। लेकिन n की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तो इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए जो हमें ऑप्शन मिल रहा है उसमें भी एक और फंक्शन है विच इज़ एन अननोन। तो इसको हमने सिंपलर स्मॉलर प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। तो ये इक्वेशन 5 है जिसे हमने सॉल्व करना है। रिपीटेडली इसको यूज करना है हमने। तो इक्वेशन 5 में ये इक्वेशन 5 है, सॉरी ये tm ऑफ n माइनस 1 दिस इज अननोन। Substituting n minus 1 for n in equation 5, इस इक्वेशन में जहां जहां n है वहां वहां n minus 1 लिख दो। तो ये देखो ये पार्ट जो है इस इक्वेशन में n की जगह n minus 1 रखा तो ये tm of n minus 1 आ गया। तो यहाँ पे जो कुछ भी होगा वो इस n minus 1 की वैल्यू होगी, तो उसे जो है हमने सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पे। और वो वैल्यू क्या होगी ये देखो, इस n की जगह n माइनस 1 रखा तो n माइनस 1 माइनस 1, ये n माइनस 2 आ गया, ये n माइनस 2 आ गया। इसमें n की जगह n माइनस 1 रखा तो c log ऑफ n माइनस 1 आ गया, c log ऑफ n माइनस 1, ये ब्रैकेट क्लोज। यहां तक सारा जो है ये बराबर है tm ऑफ n माइनस 1 के, इस इक्वेशन के तहत अगर n में n माइनस 1 पुट करते हैं। सो ये सारी चीज जो स्क्वायर ब्रैकेट में है वो इसका सॉल्यूशन है। ये प्लस सी लॉग एन वैसे का वैसे ही है, आगे आना ही आना है। तो ये बात समझ आई? जी सर। ये ऊपर भी यही किया था। टी एन माइनस टू, एन की जगह एन माइनस टू रखा तो ये टी वन ऑफ एन माइनस टू इज इक्वल टू टी वन ऑफ एन माइनस टू प्लस सी, सॉरी एन माइनस फोर आ जाएगा। ये सारी इसकी जगह ये लिख दिया, ये प्लस सी वैसे का वैसे ही है। अब यहां पे ये प्लस सी लॉग एन था, इसमें ये वैल्यू पुट कर दी, बाकी ये प्लस सी एन तो वैसे का वैसे ही है। अब जब इसे एक्सपेंड किया तो ये 3 टर्में आई हैं। पता नहीं तुम लोग क्या कर रहे थे। ये लाइन समझ आई है, ये वाली आखिरी? यस सर। तो अब ये लाइन में ये भी कोई नंबर है, ये भी कोई नंबर है, ये अननोन है। इसको कैसे सॉल्व करना है? इसी इक्वेशन 5 में जहां जहां n है वहां पे n माइनस टू रख दो, यहाँ पे n माइनस टू, यहाँ पे n माइनस टू, यहाँ पे n माइनस टू, यहाँ पे n माइनस टू रखा तो ये tm ऑफ n माइनस 1 आ गया। इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ पे जो कुछ है वो इसकी वैल्यू होगी। वो क्या है जी? ये राइट हैंड साइड, tm ऑफ n माइनस थ्री प्लस c ऑफ लॉग बेस n2, ये स्क्वायर ब्रैकेट तक ये इस टर्म की वैल्यू है। बाकी ये आगे वैसे का वैसे ही है, ये वैसे का वैसे ही आगे। यहां पे करते हैं tm हर n की जगह n माइनस टू लिख दिया, n माइनस टू, इस n की जगह n माइनस टू लिख दिया, इस n की जगह n माइनस टू लिख दिया।
तो TMN -2 किसके बराबर है? इसके बराबर है। इसको उठा के इक्वेशन में यहाँ पे रख दिया, तो ये इक्वेशन बन गई। इसको खोल दिया, अब ये आ गया। अब वो अगला के स्टेप तक जाना है यार। ये n-3 की जगह ये के आ गया यहाँ पे। अब ये देखो ये रिलेशनशिप क्या है, ये n-0 या NA की बात है कि नहीं है? क्या कहते हो? वो n-0 इज इक्वल टू n होता है कि नहीं होता? जी सर। जी सर। तो ये n-0 है, ये n-1 है, ये n-2 है। ये देखो, ये जो सबसे बड़ी लॉग की टर्म है, जो इसके यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है, ठीक है। उससे ये 1 कम है, उससे ये 2 कम है, उससे ये 3 कम है। तो यहाँ पे जो अब टर्म आएगी, जब k लिखा है यहाँ पे, तो n-k-1, ये 3-1 है ना, 2 is 3-1, ये 3 था तो 3-1 is 2, तो ये k है तो k-1। तो ये एक सीरीज बन रही है, k-1 अगली उससे एक छोटी है k-2, फिर n-2 प्लस n-1 और लॉग आ गया यार। ये कैसे लिखी है मैंने? यस सर। चलिए ठीक है। अब इसको ख़त्म करना है, इसको इस तरह से ख़त्म करना है कि ये बेसिस स्टेप पे पहुंच जाए। बेसिस स्टेप क्या था? 0, n इज इक्वल टू 0, दैट इज TM ऑफ 0। तो वही काम यहाँ पे किया है, सब्सटीट्यूटिंग n-k इज इक्वल टू 0, ताकि ये TM ऑफ 0 आ जाए, जिसकी वैल्यू C1 हमें पता है। सो n-k इज इक्वल टू 0, देयरफॉर k इज इक्वल टू 1। सब्सटीट्यूटिंग k इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 6, ये इक्वेशन 6 है। सो k की जगह n रखा, n-n आ गया। इस k की जगह n रखा तो ये n आ गया, इस k की जगह n रखा तो ये n आ गया। बाकी तो ये चलते जा रहे हैं, ठीक है, इसमें k है ही नहीं है। सिंप्लीफाई किया, ये TM ऑफ 0 आ गया, तो इसको ओपन करो, इतने पार्ट को, n-n+1। सो n-n कट जाएगा, +1 रह जाएगा, ये +1 ये आ गया। इसको ओपन करो, ये n-n+2 आ जाएगा। तो n-n कट गया तो ये 2 है। तो ये सीरीज बनती जा रही है, log 1 log 2 log n-2 log n-1 log n, ठीक है जी। सो अब लॉग्स पढ़ के आए हुए हो, लॉग का फार्मूला होता है कि अगर log a प्लस log b हो, दोनों लॉग की बेसिस एक ही हो, तो ये बराबर होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, a और b को। यहाँ भी ये देखो यही है, c कॉमन है, और log 1 log 2 log 3 ये सब प्लस हो रहे हैं, ठीक है जी। इसका मतलब है ये सब आपस में मल्टीप्लाई होंगे। तो ये c कॉमन निकाल लिया, बाकी log 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 डॉट 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 n, ठीक है। ये उप्स, और ये n फैक्टोरियल है ना। n फैक्टोरियल की यही डेफिनेशन थी ना, 2 लेक्चर पहले n फैक्टोरियल की डेफिनेशन देखी थी। तो ये c log ऑफ n आ गया, और ये TM ऑफ 0 आ गया। TM ऑफ 0 हमें बेसिस स्टेप से पता है कि ये C1 होता है, TM ऑफ 0 इज C1, तो ये C1 आ गया, ये C1 आ गया, ये C1 आ गया। C log ऑफ n फैक्टोरियल। अब log ऑफ n फैक्टोरियल क्या होता है? n फैक्टोरियल जो है वो अपर बाउंडेड होता है n रेज टू द पावर n से, ठीक है। 2-4 करके देख लें ताकि यकीन आ जाए। वन
फैक्टोरियल क्या होता है? 1 होता है। 1 रेज़ टू द पावर 1 क्या होता है? वन रेज़ टू द पावर 1 क्या होता है? सर 1 नहीं होता। हाँ, 1 नहीं होता है। ठीक है, तो ये दोनों बराबर आ गए। 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 2 रेज़ टू द पावर 2 क्या होता है? सर 4 2 रेज़ टू द पावर 2 बड़ा हुआ ना 2 फैक्टोरियल से, यस तो, सर तो ये फिर अपर बाउंड हुआ। 3 फैक्टोरियल क्या होता है? 6 और 3 रेज़ टू द पावर 3 क्या होता है? 9 सर तो अपर बाउंड हुआ n रेज़ टू द पावर n। यस सर ठीक है, कुछ यकीन आ गया? विदाउट मैथमेटिकल प्रूफ, दिस इज नॉट ए जी मैथमेटिकल सर प्रूफ। ठीक है, तो n रेज़ टू द पावर n, इसकी जगह n फैक्टोरियल की जगह n रेज़ टू द पावर n लिख देते हैं। ठीक है, अब लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है, ये पता नहीं 10वीं 11वीं में पढ़ते हो, मुझे नहीं पता। अगर लॉग a रेज़ टू द पावर b हो तो उससे हम b इंटू लॉग ऑफ a लिख देते हैं। तो लॉग की इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ये बन जाएगा cn log n। ये हमारी इक्वेशन बन गई है, इसके साथ tm ऑफ n लिख दो, तो ये tm ऑफ n लिख दिया। लार्जेस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी है? ये लार्जेस्ट डिग्री वाली टर्म है, ये कोएफिशिएंट है। तो ये जो है n log n, ये g ऑफ n है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n log n हो गई। ठीक है, यस सर ये देखो, अगर इसमें कुछ इश्काल है, समझ नहीं आई, तो आज 3 बजे आके दोबारा मुझसे पूछ लेना है। ठीक है, या अगली क्लास में। तो इस तरह और भी कुछ एग्जाम्पल हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता करते जाएंगे, लेकिन अगली क्लास में फ्राइडे को मैं मर्ज सॉर्टिंग का एक एल्गोरिदम है वो स्टार्ट करूँगा, उसकी रिकर्सिव इक्वेशन निकालेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और ये मैं एज ए होमवर्क तुम लोगों को अभी भिजवा रहा हूँ, ये वाली चीज़। ठीक है, कि 1 या 2 चीज़ें जो हैं एज ए होमवर्क भिजवा रहा हूँ, करने की कोशिश करो। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो। सर असाइनमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आपसे डिस्कशन चैनल पे पूछें? बेहतर है बेटा, क्योंकि अगर अभी पूछना चाहो, जिन्होंने जाना है वो चले जाएं, अभी पूछना है अभी पूछ लो, वरना डिस्कशन सेशन में पूछ लेना, मर्जी है तुम्हारी। सर वो असल में पहले क्वेश्चन में अभी भी एम्बिग्विटी आ रही है। कैसे बेटा? या नहीं, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है? चलिए, इसकी कैसे सॉल्व करेंगे? ये n इज इक्वल टू 0 वाला पार्ट तो ऑलरेडी सॉल्व है, दिस इज सम कांस्टेंट 2 4 6 8 10 जो भी है इसकी वैल्यू है। ये नहीं है, ये अननोन है, दिस इज ए फंक्शन ऑफ n एंड दिस इज ए फंक्शन ऑफ n माइनस 1। हमने इसको सॉल्व करना है, दिस रिप्रेजेंट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस फंक्शन व्हेन n एलिमेंट्स आर गिवन टू इट। ठीक है जी, तो ये उस वक्त तक सॉल्व नहीं हो सकता जब तक हमारे पास ये वाला फंक्शन सॉल्व ना हो, विच इज ए सिंपलर सब प्रॉब्लम ऑफ द सेम काइंड, n-1 एलिमेंट का रिकर्सिव सम फाइंड करना है। ठीक है जी, तो जिस चीज़ को फाइंड करने जा रहे हैं वही चीज़ दोबारा आकर कर रही है सॉल्यूशन में, बट ऑन ए सिंपलर स्केल, ऑन ए स्मॉलर स्केल। ठीक है जी,
तो बेसिकली इसको हमने सॉल्व करना है। इसको एक मैं इक्वेशन 1 कह रहा हूँ, इसको कैसे सॉल्व करें जी? देखिए ये मैंने अंडरस्कोर कर दिया, सॉरी अंडरलाइन कर दिया। जब तक ये सॉल्व नहीं होगा इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं आएगी, इसकी वैल्यू नहीं आ सकती। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, ये जो अंडरलाइन आपको नजर आ रहा है, इस इक्वेशन में जहां जहां n आया है वहां वहां अगर n-1 रख दें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है। ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि n एलिमेंट्स का रिकर्सिव सम निकालने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। इसको सॉल्व करने के लिए एक नया प्रॉब्लम जनरेट हुआ, n-1 एलिमेंट का रिकर्सिव सम निकालना। अब n-1 एलिमेंट का रिकर्सिव सम निकालने का क्या तरीका है? इसी इक्वेशन में n की जगह n-1 रख दो। यहाँ पे n की जगह n-1 आया तो ये बन गया t रिकर्सिव सम n-1। यहाँ पे n की जगह n-1 रखा तो ये आया n-1 -1, -2 बन जाता है प्लस c। ये देखो ये सब्स्टिट्यूटिंग n-1 फॉर n इन इक्वेशन 1, इसमें रखा तो ये n की जगह n-1 आ गया, इस n की जगह n-1 आया तो ये आया, और ये प्लस c वैसे का वैसे। अब इसको सॉल्व किया तो t रैकेट सम n-2 प्लस c, तो ये इक्वेशन बन गई t रैकेट सम n-1 इज इक्वल टू t रैकेट सम n-2 प्लस c। इसका क्या मतलब हुआ? अगर n-1 एलिमेंट का रिकर्सिव सम फाइंड करना है, हमने उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फाइंड करनी है, तो n-2 एलिमेंट के रिकर्सिव सम की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब तक मालूम नहीं होगी तब तक इसकी मालूम नहीं हो सकती। सो ये t रैकेट सम n-1 की ये जो वैल्यू है t रैकेट सम n-2 प्लस c, ये इस इक्वेशन में अंडरलाइन की जगह, ये जो अंडरलाइन हुआ है इसकी जगह ये चीज रख देते हैं, ये यहाँ पे रख दी है। देखो इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स में डाल दिया है, t रैकेट सम n-2 प्लस c। तो ये जो स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में जो कुछ है वो इसका सोल्यूशन है, और ये प्लस c वैसे का वैसे प्लस c आ गया। अब जब इसको ओपन किया और सिंप्लीफाई किया तो ये बन गया t रैकेट सम n-2 प्लस 2c। ठीक है जी, यहाँ तक समझ आ गया? तो इशू तो नहीं है यहाँ पे? यहाँ तक कोई इशू है? सर ये प्लस c कैसे आया? कौन सा प्लस c? सर ये t रैकेट सम n-2 के साथ जो प्लस c है। ये पिछली क्लास में थे? जी सर। ये प्लस c नहीं है। नहीं सर, ये वाला तो ठीक है, ये तो इक्वेशन में था। तो फिर सर ये जो सब्स्टिट्यूटिंग n-1 फॉर n इन इक्वेशन 1 लिखा हुआ है ना, इसके नीचे जो आपने सब्स्टिट्यूट किया है। यार इस इक्वेशन में प्लस c है कि नहीं है? जी सर। तो जहाँ पे जब n-1 रखेंगे, यहाँ पे n-1 रखेंगे तो ये साथ c नजर नहीं आएगा। ये देखो ये ठीक हो गया सर। ठीक है, यस सर। ये यहाँ पे भी c लिखा है, ये यहाँ पे। सो चलें, ये अब उस वक्त तक इसकी वैल्यू नहीं आ सकती जब तक कि n-2 एलिमेंट को सम करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ना मालूम होगी। इसको कैसे करना है सॉल्व? वैसे ही करना है जैसे इसको किया था। इस इक्वेशन में हर n की जगह n-2 सब्स्टिट्यूट करते जाओ। ये सही चलता जाएगा। आवाज नहीं आई। जी कोई क्वेश्चन की है?
तो मैं कह रहा था ये तो चलता ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा? फिर n-3 करेंगे तो ये तो फिर वो सब्स्टिट्यूट करते ही जाएंगे। तो यार देखो तो सही ना। सो n माइनस, इस इक्वेशन में n की जगह n-2 रखो, ये है जी। इस n की जगह n-2 रखा तो ये t रैकेट सम n-2 आ गया। राइट हैंड साइड पे n की जगह n-2 रखा तो ये n-2 -1 आ गया। ये प्लस c वैसे का वैसे। अब इसको सॉल्व किया तो t रैकेट सम n-3 n-3 प्लस c आ गया। अब इस अंडर रूट की जगह, सॉरी अंडरलाइंड जो पार्ट है इसकी जगह ये वाली चीज रख दी। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट में है t रैकेट सम n-3 प्लस c। दिस इज द सो कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ दिस t रैकेट सम n-2। अब इसको जब सिंप्लीफाई किया तो t रैकेट सम n-3 प्लस 3c आ गया। अब इसको कंटिन्यू करते जाना, सम के स्टेप्स तक चले जाते हैं। अब ये गौर कीजिए, ये 2 स्टेप्स करने का ये था कि आपको कुछ रिलेशनशिप नज़र आ जाता है। ये देखिए, जब यहाँ पे -1 है तो इस c का साथ जो कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1 है, ठीक है ना। 1 मल्टीप्लाइड बाई c इज इक्वल टू c। जब ये n-2 है तो c के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। जब n-3 है तो ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है c के साथ। सो ये कुछ रिलेशनशिप सा बन रहा है। अगर हम k टाइम्स यही हरकत करते जाएं, tn-3 को फिर इस तरह सॉल्व करें, फिर tn-4 आ जाएगा, फिर tn-4 को इसी तरह सॉल्व करें तो tn-5 आ जाएगा। तो हम कहते हैं इन जनरल k स्टेप करते हैं तो ये इक्वेशन ये बन जाती है, t रैकेट सम n इज इक्वल टू t रैकेट सम n-k प्लस kc। ये k के बाद यहाँ पे क्या आना था, ये यहाँ से हमें कुछ मिला है। 3 था तो 3c था, -2 था तो 2c था, -1 था तो 1c था, तो -k है तो kc है, ठीक है जी। अब ये चलता ही जाएगा। अगर ये चलता ही गया तो फिर तो कहीं ख़त्म नहीं होगा। तो ऐसा काम सिक्लिकल डेफिनेशन में होता है, जो पिछली दफ़ा बताया था। ये सिक्लिकल नहीं है, ये रिकर्सिव है, कहीं पे ख़त्म होता है। किस जगह पे ख़त्म होता है? बेस स्टेप पे जाके ये चीज़ रुक जाती है। इफ़ n इज़ इक्वल टू 0, अगर किसी तरह हम यहाँ पे 0 ले आएँ तो हमें इसकी वैल्यू पता है, वो ऊपर दी हुई है c1 दी। तो यहाँ पे 0 कैसे आएगा? तो हम कहते हैं लेट n-k इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करें तो k इज इक्वल टू n आ जाता है, ठीक है जी। इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ k है वहाँ पे n पुट कर देते हैं। इस k की जगह n पुट किया तो ये यहाँ पे n आ गया। इस k की जगह n पुट किया तो c मल्टीप्लाइड बाई n आ गया। ये 0 है तो ये t रैकेट सम 0 आ गया। अब ये ख़त्म हो गया। क्यों ख़त्म हो गया? क्योंकि t रैकेट सम 0 की वैल्यू हमें मालूम है। ये बेसिस स्टेप था, यहाँ पे रिकर्शन ख़त्म होती है। इफ़ n इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। t रैकेट सम 0 उसकी वैल्यू क्या है? c1 है। तो रिकर्शन ख़त्म हो गई है। यहाँ पे बेसिस स्टेप के ऊपर इंडक्शन भी ख़त्म हो जाती है, रिकर्जन भी ख़त्म हो जाती है। ये t रैकेट सम 0 की जगह c1 लिखती है यहाँ पे, प्लस cn वैसे का वैसा। अब ये इक्वेशन बन गई है हमारे पास, cn प्लस c1। हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी है? ये हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म है, इसको इग्नोर कर देते हैं। इस टर्म में कोएफिशिएंट c इग्नोर कर देते हैं, बाकी g ऑफ n बच जाता है। तो ये बेक ऑफ n बस केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है भाई, समझ आ गया? जी सर। ये डिस्क्रीट में भी रेकरेंस इक्वेशन सॉल्व करनी सीखी होंगी।
एक और कर लेते हैं एग्जाम्पल। इसमें अगर आप कागज पेंसिल लिख साथ ले लो तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये जो भी है इसको छोड़ दें, ये इससे मिलती जुलती है। ये T1 of n is equal to C1 if n is equal to 0, T1 of n minus 2 plus C if n is greater than 0. ये तो सॉल्व्ड है, ये तो एक नंबर है, लेकिन ये दोबारा से एक फंक्शन है। इस फंक्शन का सॉल्यूशन एक दूसरे फंक्शन के जरिए होता है जो कि सिंपलर स्केल के ऊपर है। ये n था, यहाँ पे n-2 आ गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये अपने पास रख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन 3 है। अब इसको रिपीटेडली इसके जरिए से ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका वैसे ही करना है जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में n-1 का किया था। कैसे करेंगे? सर n की जगह n-2 रख देंगे। कहाँ पे? सर इक्वेशन 1 में। वो इक्वेशन 1 कहाँ है? मतलब ये जो इक्वेशन 3 है हमारे पास। एग्जैक्टली ये सब्स्टिट्यूटिंग n-2 फॉर n इन इक्वेशन 3। जरा करके बताओ, अगर यहाँ पे करोगे तो क्या आएगा? ये इक्वेशन क्या बन जाएगी जब n की जगह n-2 रखोगे? शाबाश, जल्दी से करके बताओ, बोल के, कोई भी बोल दे। सर n-4 हो जाएगा। यार पूरी इक्वेशन बताओ ना बेटा। पूरी इक्वेशन हो गया। T1 into n-4 प्लस इनटू नहीं है, T1 ऑफ। हाँ, T1 ऑफ n-4 प्लस c। हाँ, ये होगा इसकी जगह n-2 रखेंगे तो ये T1 ऑफ n-2 हो जाएगा, इज इक्वल टू इस n की जगह n-2 रखेंगे तो n-2 - 2 - 4 हो जाएगा प्लस c। सो T1 of n-2 is equal to T1 of n-4 plus c। इसकी जगह ये लिख देते हैं यहाँ पे, ये T1 of n-4 plus c, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस। ये प्लस c वैसे का वैसे आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, तो ये जवाब आया T1 of n is equal to T1 of n-4 plus 2c। ठीक है जी। अब ये T1 of n-4 कैसे सॉल्व होगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे T1 of n-2 को सॉल्व किया था। तो अब क्या करेंगे? हाँ भी 459 क्या कह रहा है? हाथ खड़ा किया हुआ है। सर एक चीज़ है जो अभी प्रॉपर क्लियर नहीं हुई। ये जो पूछो। c है सर, जी। पहली इक्वेशन में प्लस c था, लेकिन जब हम इसमें n की वो वैल्यू पुट करते हैं जो कि आपने दी हुई थी, तो दोबारा से एक और c क्यों ऐड कर रहे हैं हम हर दफा? यार इसकी वैल्यू क्या है? T1 of n-2 प्लस c। ये यहाँ पे लिख दिया जी स्क्वायर ब्रैकेट में। ये c कहाँ गया? अच्छा सर, ये पूरी वैल्यू थी। अच्छा ठीक है अब समझ आ गया। इसका क्या सॉल्यूशन होगा भाई? व्हाट इज T1 of n-4? सर T1 of n-6 plus 3c।
फिर से करना है बेटा। T1 ऑफ n-4 की क्या वैल्यू है, मुझे सिर्फ ये बतानी है। T1 ऑफ n-4 इसका क्या सोल्यूशन है, सिर्फ इतने पार्ट का। सर इसमें n-2 सब्स्टिट्यूट करेंगे ना। इसको जब करना था तो क्या सब्स्टिट्यूट किया था, इसको जब सॉल्व करना था n-2 किया था सर। तो जब इसको सॉल्व करना है तो क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, T1 ऑफ n-6 हो जाएगा सर। सब्स्टिट्यूट क्या करेंगे, n-2 कहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे n-2, सर n में पुट करेंगे हम n-2। अगर n में इसमें n-2 पुट करेंगे कि इसमें n-2 पुट करेंगे, सर नीचे वाले में पुट करेंगे। बेटा हमेशा ये इक्वेशन 1 में करना है, इसमें पुट करना है। जो चीज, ये एक किस्म का टेम्पलेट है, किसी भी n की वैल्यू फाइंड करनी है तो इस तरीके से फाइंड होगी। अब हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सर T1 ऑफ n-2 में अब दोबारा हम n-4 पुट करेंगे हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है T1 ऑफ n-4। कैसे फाइंड करेंगे, ये इक्वेशन वही है जो ये लिखी हुई है। इस इक्वेशन में n की जगह n-4 पुट कर देंगे। जब भी सब्स्टिट्यूशन करनी है हमेशा इस इक्वेशन में करनी है और कहीं नहीं करनी। तो इस n में n-4 को पुट करेंगे, यहां भी ऊपर भी तो देखो ना यार, n-1 पुट करना था तो ये लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूट n-1 फॉर n इन इक्वेशन 1। जब n-2 की वैल्यू करना है तब भी ये लिखा हुआ है सब्स्टिट्यूटिंग n-2 फॉर n इन इक्वेशन 1। इसी में यहां पे जब n-2 की वैल्यू फाइंड करनी थी T1 ऑफ n-2 तो n-2 सब्स्टिट्यूट किया था इसमें, n-4 फाइंड करना है तो सब्स्टिट्यूट n-4 करना है इसी इक्वेशन में। तो इसमें n की जगह n-4 पुट किया तो ये n-4 आ गया। इस n की जगह n-4 पुट किया तो n-4 -2 n-6 आ गया और प्लस c। अब समझ आया, सब्स्टिट्यूशन हमेशा इस इक्वेशन में होती है और कहीं नहीं होती है। ठीक है सर। n-4 यहाँ पे पुट किया, Tn-4, अच्छा Tn-4 क्या है जी, Tn-6 + 6, ये स्क्वायर ब्रैकेट में इस अंडरलाइन वाले की वैल्यू आ गई है। T1 n-6 + 6, ये 2 इसके साथ +2c था, ये +2 वैसे का वैसे लिखेंगे। अब इसको सॉल्व किया तो ये T1 n-6 + 3c आ गया। अब इसको चलाते जाते हैं, यहाँ पे k आ गया। अगर k आ गया तो c के साथ क्या आएगा, ये रिलेशनशिप यहाँ पे देख लेते हैं। जब T1 n-6 है तो ये 3 है। 3 कैसे आता है, k/2 से, 6 डिवाइडेड बाई 2 3। यहाँ पे T1 n-4 + 2c था, तो इस 2 का और इस 4 का क्या रिलेशनशिप है, 4 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे c के साथ 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 और 2 का क्या रिलेशनशिप है, 2 डिवाइडेड बाई 2 = 1। तो अगर यहाँ पे k हो तो c के साथ क्या चीज़ मल्टीप्लाइड होगी, k/2।
ठीक है, समझ आ गया ये k/2 कैसे आया? जी सर। यस यस सर। अगेन अब ये देख रहे हो 6 से 8 से 12, ये ख़त्म कहाँ पे होना है? ख़त्म हमेशा रिकर्सिव इक्वेशन की बेसिस स्टेप के ऊपर आता है। ठीक है जी, इफ n इज इक्वल टू 0 तो यहाँ पे ये कोई कांस्टेंट दिया हुआ है 2 4 6 8 जो भी है, तो यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, नया सब प्रॉब्लम जनरेट नहीं होगा। तो जैसे पहले किया था वही बॉयलर प्लेट यहाँ पे है, जहाँ पे सिर्फ एज्यूम कर लेते हैं n टू बी मल्टीपल ऑफ 2k फॉर सिंप्लिसिटी सेक, लेकिन लेट n माइनस k इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, सो k इज इक्वल टू n। तो यहाँ पे इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन 4 में हर जगह k की जगह n रख देते हैं। यहाँ k की जगह n रखा तो ये आ गया, ये n रखा तो ये Cn/2 था। ठीक है ना, Cn/2, तो Cn/2 तो ये T1 ऑफ 0 हो जाएगा और ये C/2 मल्टीप्लाइड बाई n। ठीक है जी, T1 ऑफ 0 की वैल्यू हमें इस रिकर्सिव इक्वेशन से पता है C1 है, कोई कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट आ गया, तो ये इक्वेशन बन गई है हमारी। T1 ऑफ n इज इक्वल टू C1 प्लस C/2 मल्टीप्लाइड बाई n होल मल्टीप्लाइड बाई n। अब इसकी एसिम्प्टोटिक कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है। हाईएस्ट डिग्री वाली टर्म कौन सी है? ये है। इसमें कोएफिशिएंट क्या है? C/2 कोएफिशिएंट है, इसको निकाल देते हैं तो g ऑफ n इज n, सो T1 ऑफ n इज इक्वल टू बिग O ऑफ n। ठीक है जी, ये समझ आ गया? यस सर ये ओमेगा n क्यों नहीं है? यही ओमेगा n है इस केस में, यही थीटा n है, यही सब कुछ है। अगर आपने ओमेगा n निकालना होता है तो आप यहाँ पे जाके तो देखते हो इसकी बेस्ट केस फ्रीक्वेंसी क्या है और वर्स्ट केस फ्रीक्वेंसी क्या है। ठीक ठीक सर। वो जो निकालते हो, वो जो रिकर्सिव इक्वेशन बनेगी उसके हिसाब से तुम उसे वर्स्ट केस कर देना या बेस्ट केस कर देना। ठीक है, आप समझ आया है? रिकर्सिव इक्वेशन नहीं बस केस करती, ये टाइमिंग इक्वेशन जब आप निकालते हो फ्रीक्वेंसी के साथ, ये बताती है कि आपने वर्स्ट केस एनालिसिस कर रहे हो कि बेस्ट केस कर रहे हो। यस सर। अंडरस्टूड जी? यस सर। यार पिछली क्लास में और उससे पिछली क्लास में वर्स्ट केस फ्रीक्वेंसी और बेस्ट केस फ्रीक्वेंसी निकाली थी, वही आगे जाना है बेटा। ऐसे में वैसे गए थे जनरलाइज O ऑफ n। नहीं बेटा, नहीं, वो यहां से पता चलता है बेटा हम किस चीज के लिए एनालिसिस कर रहे हैं, और ये रिकर्सिव इक्वेशन जो है ये किसके लिए निकली है, वर्स्ट केस के निकली है, बेस्ट केस के निकली है। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में यही बेस्ट केस है, यही वर्स्ट केस है। ठीक है ना? यस सर। सो ये लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। इसको भी जाने देते हैं, ये हो गया। चलिए जी यार, अब ये आप खुद थोड़ा सा करें इसे, ये k तक लेके जाइए। ठीक है ना, जैसे ये ऊपर हम k तक लेके गए हैं ना, ये यहां तक आप इसे लेके आइए और फिर आगे करते हैं। जी सर। अब उससे पहले एक चीज, उस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उस पर गौर करो। ये तो हो गया सिंपलर सब प्रॉब्लम जनरेट हुआ, इस सब प्रॉब्लम की नेचर वही है जो इसकी है। ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है?
ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, ये चीज क्या रिप्रेजेंट करती है? बस इस सवाल को अपने ज़हन में रखो। जवाब आ गया बड़ी अच्छी बात है, नहीं आया तो सवाल ज़हन में रखो और फिर इस पे आज की क्लास के एंड के ऊपर या अगली क्लास के स्टार्ट में फिर इस पे बात करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लो बेटा अब इसको सॉल्व करो। ओके ये सर। तक सर वो अटेंडेंस लगा देंगे मेरी क्या रोल नंबर है? 420। अच्छा लगा देता हूँ, आप ये सॉल्व कीजिए। यस सर। अब मुझे मेरे पर्सनल चैट में करके जल्दी से भिजवा बेटा।